Assalamu alaikum to you all. This is the third lecture of influenza, in which we will understand the genetic reassortment of influenza virus and its pathogenesis. If you did not watch previous lecture of influenza, so click the I button top of the screen and watch them first for proper understanding. Reassortment in influenza. So what is genetic reassortment? यानी genetic reassortment होता क्या है? तो ये वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी माइक्रोबियल एजेंट, वायरस या बैक्टीरिया, किसी भी माइक्रोबियल एजेंट के जीन में कुछ वेरिएशंस हो जाती हैं, कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी एंटीजेनेसिटी यानी उसकी एंटीजेनिक प्रोफाइल चेंज हो जाती है। तो इस फेनोमेनॉन को हम जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट कहते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंजा की बात करें, ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट क्यों होती है? इसकी मेन वजह इसकी वायरल जीनोम है। एज वी नो दैट इन्फ्लुएंजा की जो वायरल जीनोम है आरएनए के 8 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है जेनेटिक वेरिएशन होने के और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके नतीजे में जो नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज होती है, प्रोड्यूस होती है, उसकी न्यूरामिनिडेज और हीमाग्लूटिनिन स्पाइक की जो एंटीजेनेसिटी होती है वो प्रीवियस स्ट्रैंड से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और इन्फ्लुएंजा की इसी तरह से न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होती हैं ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन इन होस्ट सेल, जो कि इन्फ्लुएंजा की पेंडेमिक एंड एपिडेमिक का बाइस बनती हैं और इसकी वजह से इन्फ्लुएंजा डिजीज़ का वाइड स्प्रेड होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब ये दो तरह से हो सकता है। फर्स्ट वन इज़ एंटीजेनिक शिफ्ट। इट इज़ अ मेजर चेंज, यानी ये एक मेजर चेंज होता है, बड़ी तब्दीली होती है इन हीमाग्लूटिनिन एंड न्यूरामिनिडेज स्पाइक दोनों ही के अंदर या फिर इन दोनों में से किसी एक स्पाइक के अंदर, जिसकी वजह से सीरोलॉजिकल रिलेशनशिप, जो नई स्पीशी या नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज होती है इन्फ्लुएंजा की, उसका सीरोलॉजिकल रिलेशनशिप नहीं मैच करता इन्फ्लुएंजा की प्रीवियस स्ट्रैंड से। लुक एट दिस पिक्चर। अब ये होस्ट सेल है जो कि इन्फ्लुएंजा की दो मुख्तलिफ वेरिएंट्स वायरस ए और बी से इन्फेक्ट हुआ है। अब जब ये दोनों स्ट्रैंड अपनी रेप्लिकेशन प्रोसीड करेंगे इस सेल के अंदर, तो इनकी आरएनए के सेगमेंट्स में वेरिएशन हो जाएगी, यहाँ पे कुछ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगी, जिसके नतीजे में जो इन्फ्लुएंजा की नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगी, जो कि रिजल्टेंट स्ट्रैंड है, उसकी एंटीजेनिक प्रोफाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगी। लुक एट दिस पिक्चर। इसके अंदर जो रिजल्टेंट वायरस सी सिंथेसाइज हुआ है, इसके पास जो है हीमाग्लूटिनिन किससे एक्वायर किया गया है, किससे लिया गया है, वो बी का लिया गया है। इट एक्वायर्स हीमाग्लूटिनिन स्पाइक फ्रॉम वायरस बी एंड इट एक्वायर न्यूरामिनिडेज फ्रॉम वायरस ए, जिसकी वजह से इसका सीरोलॉजिकल रिलेशनशिप ना तो ये वायरस ए से मिल रहा है, मैच कर रहा है, ना ही ये वायरस बी से मैच कर रहा है, और इसकी टोटल जो है एंटीजेनिक प्रोफाइल यानी एंटीजेनिसिटी तब्दील हो गई है, जिसके नतीजे में रिजल्टेंट स्ट्रेन जो है इन्फ्लुएंजा वायरस सी कहलाया। सो दिस इज़ द कंप्लीट फेनोमेनॉन ऑफ एंटीजेनिक शिफ्ट which is responsible for influenza pandemic. Second one is antigenic drift. It is a minor change. ये माइनर चेंज होता है पेंडेमिक के ही दौरान इन्फ्लुएंजा की, जिसमें वायरस जो है अपने हीमाग्लूटिनिन या न्यूरामिनिडेज स्पाइक में से किसी एक स्पाइक के अंदर चेंजेस ले आता है, जेनेटिक वेरिएशंस कर लेता है। अब इस प्रोसेस को हम एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं। अब होता क्या है, पेंडेमिक के दौरान कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली होती है इन्फ्लुएंजा की करंट स्पीशीज़ के अगेंस्ट, जो पेंडेमिक कॉज कर रही होती है। तो जब इन वैक्सीनेटेड पर्सन के अंदर, वैक्सीनेटेड लोगों के अंदर जब इन्फ्लुएंजा का वायरस इन्फेक्ट करेगा, डिजीज़ कॉज करेगा, तो उस वायरस के पास दो ऑप्शन होंगे। या तो वो ऐसे लोगों के लिए वेट करे, ऐसे लोगों को इन्फेक्ट करे जो अनवैक्सीनेटेड हों, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हो, या फिर अपनी एंटीजेनिक प्रोफाइल को चेंज कर ले। तो ऑब्वियसली वायरस अपनी एंटीजेनिक प्रोफाइल को चेंज करता है, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ जो हैं नई स्पीशीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, नहीं पहचान पाती, उनकी
हीमाग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज के अंदर माइनर चेंजेस और म्यूटेशन हो जाने की वजह से। लुक एट दिस पिक्चर, ये वायरस ए था, इसने एंटीबॉडीज़ के मौजूदगी में जो है कुछ माइनर तब्दीली लाई अपनी एक आरएनए की सेगमेंट में, जिसकी वजह से इसकी न्यूरामिनिडेज की जो एंटीजेनिक प्रोफाइल है चेंज हो गई, उसमें म्यूटेशन हो गया, जिसकी वजह से जो है ये इन्फ्लुएंज़ा की नई स्पीशीज़ सिंथेसाइज हुई, जो कि इन्फ्लुएंज़ा वायरस ए की स्ट्रेंड से मुख्तलिफ है ज़रा सी। तो दिस इज़ द फिनोमिनॉन ऑफ एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। इसीलिए जो है एंटीबॉडीज़ वायरस ए को तो डिस्ट्रॉय कर देंगी, जो कि अब नहीं बचेगा, लेकिन जो अब इसके नतीजे में एक बार जब इन्फ्लुएंज़ा वायरस की सेकेंड स्ट्रेंड यानी वायरस बी जो सिंथेसाइज हुई है वो सिंथेसाइज होती रहेगी, क्योंकि एंटीबॉडीज़ इसे पहचान ही नहीं पाएगी। तो दिस इज़ द होल फिनोमिनॉन ऑफ एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। लेट्स अंडरस्टैंड द पैथोजेनेसिस ऑफ इन्फ्लुएंज़ा वायरस। इन्फ्लुएंज़ा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स के ज़रिए दूसरे लोगों में मुंतकिल होती है जब वो खांसते हैं या छींकते हैं। वायरस जो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिपॉजिट होता है यानी जमा होता है, जहाँ पर उसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 3 डेज़ है, जिसमें वो इन्फेक्शन को एस्टेब्लिश करता है। इसके बाद वायरस शेड ऑफ होने लगता है 3 to 7 डेज़ तक। वायरस शेडिंग के दौरान क्या होता है, पर्सन जो है इन्फ्लुएंज़ा वायरस को एनवायरनमेंट में रिलीज आउट कर रहा होता है वाइल कफिंग एंड नीजिंग। अब इन्फेक्शन की प्राइमरी साइट ट्रैकियोब्रोंकियल म्यूकोसा होती है। आपको पता होगा हमारा वाइन पाइप जो कि एयर पैसेज वे है वो ट्रैंकिया और ब्रोंकाई पर मुश्तमिल है। अब वायरस जब अपना इन्फेक्शन डेवलप करता है तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन को, इस म्यूकस लाइनिंग को ही अफेक्ट करता है सबसे पहले, जिसके बाद नेसोफेरेनिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है। अब वायरस अपनी रेप्लिकेशन प्राइमरीली सीलिएटेड रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स में स्टार्ट करता है। अब ये सीलिएटेड सेल्स वही हैं जो किसी भी पैथोजन को ट्रैप करने का काम करते हैं। जैसे ये सीलिएटेड सेल जो हैं वायरस को ट्रैप करने लगते हैं फॉर द फेगोसाइटोसिस, वायरस क्या करता है, अपने हीमाग्लूटिनिन स्पाइक की मदद से रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देता है और सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर होकर अपनी जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। जब इन्फेक्शन नेसोफेरेनिक्स तक पहुंच जाता है तो एपिथेलियल सेल की जो है नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, यानी सेल डेथ स्टार्ट हो जाती है। अब ये वो सेल्स होते हैं जो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, इस वजह से म्यूकस लाइनिंग की डिस्क्वामेशन हो जाती है, यानी उस जगह से म्यूकस मेम्ब्रेन जो है स्केल ऑफ हो जाती है और हटने लगती है। इस प्रोसेस को हम डिस्क्वामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी म्यूकोसा कहते हैं, जिसके नतीजे में वायरल न्यूमोनिया भी हो जाता है और मज़ीद कफिंग स्टार्ट हो जाती है विद द पेन। अगर इन्फ्लुएंज़ा ऐसे पेशेंट में हो जाए जो कि ऑलरेडी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अफेक्टेड है, लाइक टीबी एंड न्यूमोनिया प्रोड्यूसिंग बाय पॉजिटिव एजेंट न्यूमोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और स्ट्रेप्टोकोका एक्सेट्रा, तो ये डिजीज़ मज़ीद सीवियर भी हो सकती है और डेथ भी कॉज कर सकती है ड्यू टू द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी सांस लेने में दुश्वारी होने की वजह से या सांस रुक जाने की वजह से। इन्फ्लुएंज़ा वैसे तो हर एज ग्रुप को टारगेट करती है, लेकिन बच्चे इससे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, हसास होते हैं और मुतासिर होते हैं, और इस डिज़ीज़ की सीवियरिटी ज़्यादातर चिल्ड्रन या ओल्ड एज सीनियर सिटीज़न होते हैं उनमें पाई जाती है। सो दिस इज़ द complete lecture. I hope you will understand well. Till then, Allah Hafiz. We will meet soon in the next lecture.